1963 में भुट्टो वजीर खारजा की हैसियत से अमेरिका गए। ये भुट्टो का वजीर खारजा की हैसियत से अमेरिका का पहला दौरा था, जहां इनकी मुलाकात व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर केनेडी से हुई। इस मुलाकात में भुट्टो साहब से अमेरिका के सदर बहुत मुतासिर हुए और उन्होंने भुट्टो से कहा, अगर आप अमेरिकी होते तो आप अमेरिका भी के वजीर खारजा होते। उस पर भुट्टो ने कहा, नहीं, अगर मैं अमेरिकी होता तो अमेरिका का वजीर नहीं बल्कि अमेरिका का सदर होता। इस बात को सुनकर वहां के एक फर्द ने कहा, मिस्टर भटोकिया, आप जानते हैं कि आप व्हाइट हाउस में बैठे हैं और व्हाइट हाउस इस वक्त दुनिया का पावर हेड है। भुट्टो साहब ने उस पर फौरन जवाब दिया और कहा कि दुनिया का पावर हेड भी उस वक्त मेरे पांव के नीचे है। 27 अप्रैल 1977 की शाम वज़ीर-ए-आज़म भुट्टो ने कौमी असम्बली के सामने पौने 2 घंटे की एक नहायत जोशीली तकरीर। इस तकरीर में भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में मौजूद बहरान को अमरीकी साजिश करार दिया और कहा, हाथी मुझसे नाराज़ हो गया है। हाथी ने मशरक़ी वस्ता और वियतनाम पर हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया। भुट्टो साहब ने इस तकरीर में कहा, इस वक्त मुल्क में गैर मुल्की करेंसी पानी की तरह बहाई जा रही है। कराची में डॉलर 6-7 रुपये का हो गया है। लोगों को अज़ानें देने के पैसे दिए जा रहे हैं और जेल जाने का मुआवजा दिया जा रहा है। ये कौमी साजिश नहीं बल्कि बैनुल कौमी साजिश है। भुट्टो साहब चुप न रहे और उन्होंने कहा, हाथी का हाफजा बड़ा तेज़ है, मेरा जुर्म माफ़ नहीं किया जाएगा। इससे ठीक 2 दिन बाद 29 अप्रैल 1970 को वाशिंगटन पोस्ट में एक स्टोरी छपी, जिसमें जुल्फ़कार अली भुट्टो से अमेरिका की नाराज़गी के 3 असबाब लिखे होते हैं। इसमें लिखा होता है कि अमेरिका जुल्फ़कार अली भुट्टो से इसलिए नाराज़ है कि भुट्टो साहब ने वियतनाम के मसले पर अमेरिका की मुखालफत की। दूसरा, अरब इसराइल जंग थी, जिसमें भुट्टो साहब ने अरबों की मदद की और इनकी हमायत की। फिर अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी। तीसरी वजह यह कि अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करवाना चाहता था और भुट्टो साहब ने इसकी भरपूर मुखालफत की। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी, जो उस वक्त के ब्रिगेडियर थे, अपनी किताब में लिखते हैं, 9 अगस्त 1976 को अमेरिका के वज़ीर खारजा हेनरी किसिंजर ने लाहौर गवर्नर हाउस में भुट्टो साहब से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद था कि पाकिस्तान को एटमी ताकत के हसूल और फ्रांस से एटमी रीप्रोसेसिंग प्लांट के सौदे से रोका जा सके। इस मुलाकात के बाद हेनरी किसिंजर को इस बात का बाखूबी इल्म और अंदाज़ा हो गया था कि भुट्टो साहब की बात अटल है और वो पाकिस्तान को हर सूरत एटमी ताकत बनाना चाहते हैं। वापसी पर जहाज़ पर सवार होने से पहले मिस्टर किसिंजर ने भुट्टो साहब को कहा, मिस्टर भुट्टो, हम तुम्हें एक इबरतनाक मिसाल बना देंगे। मिस्टर भुट्टो, जब सामने से रेलगाड़ी आती दिखाई दे तो अक्लमंद पटरी से हट जाता है। जुल्फ़कार अली भुट्टो इस बात पर सिर्फ मुस्कुराए और अमेरिका के वज़ीर खारजा को अपना मौक़िफ़ मनवाने बगैर जाने दिया। भुट्टो साहब के एक नहायत करीबी साथी मौलाना कौसर नियाज़ी अपनी किताब ओल्ड एंड कट गई में लिखते हैं, अमेरिका में जिमी कार्टर की हुकूमत भुट्टो साहब के बयानात की वजह से इनसे ज़ाती चिढ़ खाते थे। इससे अमेरिका के वज़ीर खारजा, जो खुद भी एक यहूदी थे, ज़ाती तौर पर भुट्टो के ख़िलाफ़ भड़क उठे। किसिंजर और अमेरिका दोनों ये जानते थे कि अगर पाकिस्तान रीप्रोसेसिंग प्लांट हासिल करने में कामयाब रहा तो वो एटम बम इसराइल के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल कर सकता है। फिर उन्होंने भुट्टो के अदालती कत्ल का मनसूबा बना लिया। भुट्टो साहब ने भी इस पर अपनी तकरीर, जो कि कौमी असम्बली के बाहर की थी, इसमें कहा, शिकारी कुत्ते मेरे खून के प्यासे हैं और वो सबसे ज़्यादा प्यासे तब हुए जब मैंने फ्रांस से रीप्रोसेसिंग प्लांट का मायदा किया। किसिंजर आए, मुझे धमकी दी और फ्रांस गए। फिर वहाँ के अखबारात में भी काफ़ी शोर मचाया। 5 जुलाई 1977 को जब ऑपरेशन फेयर प्ले के ज़रिए भुट्टो साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और फिर इन्हें 4 अप्रैल 1977 को तख्तेदार पर लटका दिया। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी भुट्टो के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि इन्हें वाशिंगटन से एक खुफिया पैगाम मसूल हुआ था, जो कि कोड वर्ड में लिखा हुआ था। उन्होंने इसे अपने दफ्तर में ले जाकर डीकोड करवाया। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी लिखते हैं कि इन्हें ये पढ़कर शदीद हैरत हुई थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में मौजूद अपने सफारती दफ्तर में हदायत दी थी कि भुट्टो का फांसी के फंदे तक पहुंचना यकीनी बनाया जाए। इसी तरह साबिक आर्मी चीफ मिर्ज़ा असलम बेग अपनी किताब में इंकशाफ करते हैं कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाली 5 शख्सियात को या तो ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा या तो गलत प्रोपोगंडे के ज़रिए इनकी किरदार कशी की गई। इनमें वो भुट्टो साहब का नाम भी लिख और कहते हैं कि किस तरह इन्हें भी अदालती कार्रवाई के ज़रिए ख़त्म किया गया कि उन्होंने साल 1979 में भुट्टो साहब को दी जाने वाली फांसी की शदीद मुखालफत की थी, मगर आखिरी फ़ैसला जनरल ज़िया ने करना था और इनकी एक ना सुनी गई। ब्रिगेडियर इरशाद तिरमिज़ी लिखते हैं कि अभी पाकिस्तान के आला अदलिया में भुट्टो को फांसी देने का फ़ैसला पेंडिंग था, मगर इससे पहले ही अमेरिका ने अपने सफारत खाने में हदायत दी थी कि भुट्टो का वजूद ख़त्म कर दिया जाए। फिर 4 अप्रैल को भुट्टो साहब को रावलपिंडी जेल में फांसी दी गई। 4 मार्च 2024 को आला अदलिया ने यह इतराफ़ कर लिया था
کہ بھٹو صاحب کو شفاف ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے۔ عالمی طور پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی بھٹو صاحب کی پھانسی کو رکوانے کے لیے انہوں نے معافی کی درخواست کی تھی۔ فرانس کے صدر نے بھی بھٹو کی زندگی کے لیے آخری لمحات میں درخواست کی اور بعد میں پھانسی پر اپنے گہرے جذبات کا اظہار کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ایک معاہدے پر سائن کرنے والی سابق بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کہا کہ وہ حیرت زدہ ہیں اور انہوں نے پاکستان کے صدر ضیاء الحق پر عالمی رائے کے منافی کام کرنے کا الزام لگایا۔ امریکہ کا سرکاری موقف ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے حوالے سے محتاط رہا۔ امریکی حکام نے اس واقعے پر کھل کر کوئی منظوری یا مذمت کا اظہار نہیں کیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارت خانہ اس بات پر زور دیتا رہا کہ بھٹو کے عدالتی عمل یا جنرل ضیاء کے فوجی حکومت کے فیصلوں میں ملوث نہیں تھے۔ اگرچہ ماضی میں بھٹو اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے تھے، لیکن جوہری منصوبوں کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک بڑا اختلاف پیدا ہوا جس نے ان تعلقات میں تناؤ ڈال دی۔